Hello students, welcome back to our channel. Again we are here with a new lecture of class 12 chemistry. I hope bachcho you are doing well in your preparation. So in today's lecture we are discussing about some most important questions related to chapter DNF law. So बच्चों जैसा कि आपको पता है कि DNF ब्लॉक ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आते हैं। जहाँ भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। तो मैं वही बात कहूंगा बच्चों आपसे कि आप मेरे लेक्चर देखने से पहले जो भी क्वेश्चंस मेरे लेक्चर में दिखाए जाएं पहले आप पॉज करके उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। देन अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है देन मेरे सॉल्यूशन देखा करिए और मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूं उस क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें चार एक आयनिक स्पीसीज दे रखी है और इसमें से पूछा है कि इनमें से हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालता हूँ म्यू एम, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू। बी एम इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट है। तो ये बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या है म्यू एम क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना बच्चों। म्यू क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट और यहाँ पर एन क्या है। एन है यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों मुझे अब क्या करना है। अब ये जो चार स्पीसीज दे रखे हैं आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, क्रोमियम 3+, Na2+, अब मुझे इसमें सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और मुझे इस फॉर्मूला रखना है और वहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट होने के लिए फॉर, ये भी याद रखना, फॉर हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, फॉर हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना बच्चों। वहां पर क्या होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो भी कैसे होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए मैक्सिमम होने चाहिए। तो मैं इन स्पीसीज में जो गिवन है जैसे कि Fe2+, ठीक है, उसमें और मेरे पास क्या है कोबाल्ट 2+, ठीक है, और मेरे पास क्या है क्रोमियम 3+, और मेरे पास क्या है निकल 2+। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ। अगर मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूंगा तो मैं बता सकता हूँ ना कि किसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट होगा, ठीक है ना। क्यों हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए। तो बच्चों निकालते हैं। अब देखो जैसे कि 20 इसका आयरन का कितना आता है एटॉमिक नंबर 26 होता है, कोबाल्ट का होता है 27, इसका कितना होता है 24, इसका कितना होता है 28, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा क्या आर्गन, आर्गन हो जाएगा और यहाँ लिखूंगा 3d6, ठीक है 3d6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं आर्गन और यहाँ क्या हो जाएगा 3d7 4s0, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा तो आर्गन 3d यहाँ पर कितना 5 होता था ना, अगर न्यूट्रल फॉर्म में लिखूंगा मैं और तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3 आ जाएगा और 4s0 आ जाएगा। इसको लिखूंगा मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आर्गन 3d8 4s0 ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ ये तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेता हूँ सबसे पहले आयरन जो 2+ था उसके में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 3d6 थे ना यहाँ पर। यानी कि अगर मैं इसको फिल करने जाता हूँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने आऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 4 है यहाँ पर। और अगर मैं देखूंगा कोबाल्ट 2+ का तो यहाँ से देखूंगा कि यहाँ कितना है 3d7
इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा, ठीक है, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 3, यहाँ पर ये D7 है बच्चों, याद रखना D7। अब मैंने करूँगा क्रोमियम का, क्रोमियम में कितना है Cr3+, तो यहाँ पर कितना था 3D3 था, तो यहाँ पे मैं अगर भरूंगा इसको फिल करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास 1 2 3, यानी कि यहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 आ जाएंगे। और जो लास्ट है मेरे पास कौन सा, निकल 2+, निकल 2+ है मेरे पास, इसका कितना था 3D8 था, 3D8। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, इसको अगर मैं फिल करूंगा तो मैं इसको फिल करके करने के बाद मेरे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है ना, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। तो देखो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है ज्यादा, ठीक है, जो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है किस में है, वो है Fe2+ में। क्यों, क्योंकि वो कंटेन करता है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट के पास कितने 3, क्रोमियम के पास भी कितने 3, निकल के पास कितने 2। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसके लिए हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, इसमें देखा है कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मेरे पास, कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर, ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, देन लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड। अब मेरे को इसको एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये एक्सप्लेन करना है, ये मेरे को दे रखा है। तो देखो बच्चों जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है, लेंथेनॉइड जो सीरीज होती है, ठीक है, उसमें कौन सी एफ ऑर्बिटल फिल होती है, उसमें होती है मेरे पास 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल होती है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक्टिनोइड सीरीज होती है मेरे पास, जो एक्टिनोइड जो सीरीज होती है मेरे पास बच्चों, जो एक्टिनोइड सीरीज होती है उसमें मेरे पास कौन सी एफ ऑर्बिटल होती है, 5f ऑर्बिटल होती है मेरे पास, ठीक है, 5f ऑर्बिटल होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो होता है ना, ठीक है, जो इस जो शील्डिंग पावर होती है, शील्डिंग, ठीक है, जो होती है शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल इज वेरी पुअर देन 4f ऑर्बिटल्स। कौन सी, 4f ऑर्बिटल, ठीक है, जो शील्डिंग जो होती है मेरे पास, ठीक है, ऑफ 5f ऑर्बिटल इज वेरी पुअर देन 4f ऑर्बिटल। तो यही मेरे पास रीजन है कि जिसकी वजह से मेरे पास एक्टिनोइड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये 5f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, पुअर होती है, बहुत ही ज्यादा पुअर मेरे पास क्या होती है, शील्डिंग होती है 5f ऑर्बिटल की, देन दी किससे, 4f ऑर्बिटल से। तो यही मेरे पास रीजन है, ठीक है, यही मेरे पास क्या है, रीजन है, क्योंकि ये जो होती है ना मेरे पास 5f ऑर्बिटल और मेरे पास जो 4f ऑर्बिटल होती है, ठीक है, ये जो होती है, तो इसकी जो शील्डिंग होती है 5f ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत पुअर होती है देन दी 4f ऑर्बिटल। और इसी की वजह से मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है कि जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है देन किससे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में मेरे पास चार, मेरे पास एलिमेंट दे रखे हैं, Fe दे रखा है, ठीक है, मेरे पास मैग्नीज दे रखा है, और मेरे पास क्या दे रखा है, क्रोमियम दे रखा है, और मेरे पास दे रखा है क्या, मेरे पास वनेडियम दे रखा है। अब मुझसे पूछा है कि हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनमें से किसकी होगी, ठीक है, हाईएस्ट, हाईएस्ट थर्ड
आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इनमें से किसकी होगी, ठीक है, वो मुझसे पूछा है कि इनमें से किसकी थर्ड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ। तो बच्चों जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो सबसे पहले मैं आयरन के लिखता हूँ। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, ठीक है, कितना होता है, 26, 26 होता है। तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आर्गन, ठीक है, 3d6 4s2, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास क्या, मैग्नीज, मैग्नीज का कितना है 25। तो इसका कैसे लिखूंगा, आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। तीसरा दे रखा है क्रोमियम का। तो बच्चों क्रोमियम का आपको पता है कि इसका एक्सेप्शनल होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं, तो ये 3d5 4s1 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है मेरे पास वनीडियम दे रखा है, तो वनीडियम में क्या कितना होता है, इसका 23 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर 3d3 4s2, ठीक है, ये होता है। तो देखो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। अब देखिए यहाँ से मेरे पास पूछा है कि थर्ड हाईएस्ट एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं Fe2+ यानी डाई एनाइन बना लूंगा इन सबके। तो यहाँ से बनाऊंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा मेरे पास 3d6, ठीक है, 3d6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसका लिखूंगा मैग्नीज का, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2+ बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आर्गन, ठीक है, 3d5, ठीक है। अगर यहाँ लिखूंगा क्रोमियम का 224, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2+ से बनाएगा, ठीक है। तो 2+ बनाने के बाद क्या हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, वनेडियम 2+, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर्गन 3d3, ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि जब मैं यहाँ से मैं बना रहा हूँ Fe3+, अब मैं बनाऊंगा यहाँ से, मैं कितने बनाऊंगा इसको Mn3+, और यहाँ से मैं बनाऊंगा इसको क्या, क्रोमियम 3+, और यहाँ से मैं इसको बनाऊंगा क्या, वनेडियम 3+। तो यहाँ पूछा है कि जो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यहाँ पर इसको मान लेता हूँ मैं 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ मैं कितने, आयनाइजेशन एनर्जी 3, इसको मान लेता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। तो मुझसे पूछा है कि इन सब में कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी मेरी हाईएस्ट होगी। तो बच्चों देखो यहाँ से जब मैं Fe2+ से Fe3+ बनाऊंगा, तो वहां पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहां से यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, यानी यहाँ से मेरे पास इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये स्टेबल आ जाएगा। अगर ये स्टेबल आ रहा है तो इसका मतलब ये इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इजिली फॉर्म्ड हो जाएगा ये। अगर ये इजिली फॉर्म्ड होगा तो यहाँ पर इसका मतलब कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, अगर जब मैं यहाँ पर Mn जहाँ पर 3d5 है, ठीक है, यहाँ Ar, यहाँ पर क्या बनेगा 3d4 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना मेरे पास हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड है। अगर ये हाफ फील्ड है इसका मतलब हाफ फील्ड के लिए इसमें जाना लेस स्टेबल होगा, यानी कि ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। जब मैं इस स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म के तरफ जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इसका मतलब। और देखो बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर D4 है, यहाँ D6 है, यहाँ D3 है, इसका मतलब ये D5 जो है मेरे पास, ये कैसा है, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। तो जो Mn2+ से अगर मैं Mn3+ करूंगा, तो वहां पर मेरे को बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब मेरी जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, किसके लिए, Mn2+ के लिए, यानी मैग्नीज के लिए मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। क्यों, मैग्नीज का जब मैं बनाऊंगा Mn3+, तो वहां पर मेरे पास बहुत आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ से भी समझ आई होगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों ये केमिकल इक्वेशंस दे रखे हैं जो कि आपको बैलेंस करनी है और कंप्लीट करनी है। ये डी ब्लॉक से ही रिलेटेड है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है, तो आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों मेरे पास ये दे रखा है, मेरे पास दो चीज़ें दे रखी हैं।
एक है मेरे पास KMnO4, ठीक है। जब मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरी चीज दे रखी है मेरे पास यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो ये जो सॉल्व करूंगा तो इसको एज इट इज याद रखना कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रखते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K2MnO4 प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास MnO2 प्लस मेरे पास फॉर्म हो जाता है O2, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है जब मैं KMnO4 को, ठीक है, KMnO4 को जब मैं हीट करता हूँ ना बच्चों, तो मेरे पास ये रिएक्शन होती है। आप ना बच्चों इस रिएक्शन को ना एज इट इज याद रख लेना, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इन रिएक्शन को अच्छे से याद कर लें, अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो अब दूसरी वाली जो देखते हैं, दूसरे में क्या है, दूसरे में एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, आयनिक फॉर्म के अंदर, उसको बैलेंस करना है। इसमें है कौन कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व है मेरे पास, वहां पर है क्रोमियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है डाइक्रोमेट, और यहाँ पर है आयोडाइड आयन है मेरे पास, और ये एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास बच्चों, यहाँ से तो एसिडिक मीडियम के अंदर जो क्रोमियम होता है ना वो 3+ के अंदर जाता है, और जो आयोडीन होता है वो ऑक्सीडाइज होके, आयोडाइड आयन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास H2 निकलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो इसका जो एन फैक्टर होता है मेरे पास, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मेरी प्लस और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी 6 थी, यहाँ पर प्लस ऑक्सीडेशन +3 में गया, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है बच्चों, इसका हुआ है मेरे पास रिडक्शन। अब देखो यहाँ आयोडाइड आयन था, यानी कि -1 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ गया, यहाँ गया 0 में, इसका मतलब देखो यहाँ 0 में चला गया, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है ना बच्चों। यहाँ क्या हुआ है इसका ऑक्सीडेशन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, तो बच्चों यहाँ देखिए कि इसको ना दो हाफ में मैं तोड़ लेता हूँ। यहाँ एक हाफ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा, यहाँ लिखूंगा मैं कितना, कि यहाँ पर I-, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मेरे पास कितना I2, और यहाँ बैलेंस करूंगा चार्ज को तो 2- हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको क्या लिखा, दूसरा लिखा मैंने रिडक्शन हाफ, ठीक है ना बच्चों, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है मेरे पास Cr2O7 2-, ठीक है। यहाँ से क्या गया, यहाँ से गया मेरे पास Cr3+, ठीक है। तो ये इसको बैलेंस करो, यहाँ मैंने बैलेंस किया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैंने 7H2 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 14H+ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 14H है ना, तो यहाँ पर भी H मेंटेन करने के लिए मेरे को 14H+ ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ चार्ज देखो कि चार्ज यहाँ बैलेंस है नहीं, यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर है +6, यहाँ पर कितने दे रखे हैं मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास दे रखे हैं कितने, यहाँ दे रखे हैं +2 और यहाँ -2 और +14 है, यानी कि जो नेट चार्ज है अभी यहाँ पर है प्लस के कितने हो जाएगा, +12 नेट चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास ये रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, तब जाके ये चार्ज भी यहाँ बैलेंस होगा और ये रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इनको दोनों को जब ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ ठीक है, यहाँ 2 रह गया था बच्चों, ठीक है, यहाँ 2 रह गया था, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब यहाँ, अब देखो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि देखो जो नेट इलेक्ट्रॉन है ना वो कैंसिल आउट होने चाहिए जब मैं रिएक्शन ऐड करता हूँ तो, ठीक है। अब जो ओवरऑल रिएक्शन जब मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, अब जो ओवरऑल रिएक्शन हुई होगी, ओवरऑल जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब दो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये मान लेता हूँ 1 और ये मान लेता हूँ 2, और रिडॉक्स रिएक्शन में इस तरीके से ऐड करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट मेरे पास बनेगी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो बनेगी मेरे पास, वो कितनी बनेगी, वो बनेगी मेरे पास कितनी Cr2O7 2-, प्लस का क्या हो जाएगा 6H-, प्लस का
क्या हो जाएगा 14H प्लस, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी I2, ठीक है, प्लस 2Cr3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 7H2O मेरे पास ये बन जाएगा। ये मेरे पास आ गई बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसी आ गई मेरे पास, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शंस भी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या था, हाँ एक चीज रहेगी ना, तो अगर मैंने यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ थ्री आएगा, यहाँ भी थ्री आएगा, तो यहाँ भी थ्री आएगा ना, ठीक है। तो अब ये मेरे पास थ्री लिख दिया मैंने, तो अब ये मेरे पास होगी कंप्लीट बैलेंस। देखना अब आप खुद ही देखो कि देखो सी आर कितने थे, टू, तो यहाँ पर सी आर टू है। सेवन ऑक्सीजन है तो यहाँ पर देखो सेवन ऑक्सीजन है। यहाँ सिक्स आई है तो यहाँ पर भी कितने हो, मतलब यहाँ पर देखो सिक्स आई प्लस है तो यहाँ पर थ्री आई टू हो जाए, यानी कि सिक्स आई बनेंगे मेरे पास। यहाँ 14H प्लस है तो यहाँ पर भी कितने, मतलब H एटम भी बैलेंस है, यानी कि सारे के सारे एटम मेरे पास यहाँ क्या है, बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रोमियम एटम बैलेंस है, यहाँ दो एटम है क्रोमियम के, यहाँ भी दो एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के सेवन एटम है तो यहाँ भी ऑक्सीजन के सेवन एटम है। यहाँ आयोडीन के सिक्स एटम है तो यहाँ भी आयोडीन के सिक्स एटम है। यहाँ हाइड्रोजन के 14 एटम है तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 14 एटम है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, इसमें बोला है कि जब MnO2 को फ्यूज कराता हूँ मैं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो क्या देगा। तो बच्चों देखो ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व होती है, रिएक्शन इन्वॉल्व इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें रिएक्शन जो होती है, जब मैं MnO2 जो होता है मेरे पास, जब उसको मैं फ्यूज कराता हूँ KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे पास क्या बनाता है, वो बनाता है K2MnO4, ठीक है, प्लस क्या बनाता है H2, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होती है जो टेक्स प्लेस करती है, ठीक है, जो होती है जब मैं MnO2 को KOH के साथ फ्यूज कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मेरे पास देखो क्या बना, K2MnO4 बना। तो यही मुझसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि क्या बनेगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये भी चीज समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पर चार मेरे पास एलिमेंट दे रखे हैं, आयरन दे रखा है, कॉपर दे रखा है, मैंगनीज दे रखा है, स्कैंडियम। तो देखो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जो आयरन होता है ना, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी करता है, ठीक है। जो कॉपर होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना। और जो मेरे पास मैंगनीज होता है, ठीक है, मैंगनीज तो काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन +2 भी शो करता है, ठीक है, +4 भी शो करता है, ठीक है, वो +7 भी शो करता है। तो और जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, शो करता है मेरे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी कि देखो ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है इनमें से जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, वो हो गया स्कैंडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे जो स्कैंडियम होता है ना, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, ये शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो यहाँ पर बी जो है मेरे पास, भी जो मैग्नीज दे रखा है वो मेरे पास, उसके पास देखो वो +2 भी करता है, +4 भी करता है, वो +6 भी करता है मेरे पास, और वो +7 भी करता है, ठीक है। और जो मेरे पास क्रोमियम होता है ना, वो क्रोमियम मेरे पास मोस्टली क्या शो करता है, या तो +6 करता है, +6, या वो करता है मोस्टली +3, ठीक है, ये या तो +3 मोस्टली शो करेगा या +3 मोस्टली शो करेगा। वो जो टाइटेनियम होता है ना, टाइटेनियम, ये भी मैक्सिमम शो नहीं करता, ठीक है। अब जैसे टाइटेनियम का अगर देखूंगा, ठीक है, इसका होता है 22 होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो आर्गन 3d2 4s2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो 4 तक दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ हो सकता है
ये +1 कर ले, ठीक है, +2 कर लेगा, ठीक है, या मेरे पास ये +4 में रहेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा, और ये ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता ये, ठीक है ना, ये वाली। तो यहाँ पर ये देखना बच्चों, और ये जो मोस्ट स्टेबल होती है ना वो ज़्यादातर +4 होती है इसकी स्टेबल। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाएगा 3D में वो होता है मेरे पास मैग्नीज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, मैग्नीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें दे रखा है, इसमें मुझसे पूछा है कि KMnO4 और K2MnO4 में कौन सा पैरामैग्नेट होता है और क्यों। तो देखो, अगर मैं बात करूं KMnO4 की, ठीक है बच्चों, KMnO4 की, तो यहाँ पर मेरे पास जो मैग्नीस है ना, जो मैग्नीस है, ठीक है, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस प्रेजेंट है। अगर इसका देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3D 0, 4s 0, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ K2MnO4 की, ठीक है। इसमें जो Mn प्रेजेंट है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये वाली रिएक्शन है बच्चों, ये वाली रिएक्शन मैंने अभी सॉल्व कराई है, तो आप ये रिएक्शन खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिए एक बार, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है ना। अभी मैंने इसी लेक्चर में अभी जो पहला जो प्रीवियस में जो क्वेश्चंस करा रखे हैं उसमें मैंने ये वाली रिएक्शन डिस्कस कर रखी है। तो आप इस रिएक्शन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो एक स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। अब मेरे को ना स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड। तो देखो बच्चों, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला ये होता है, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। क्या होगा जब मैं इसको एसिडिफाई करा दूंगा, ठीक है। ये मुझसे स्टेटमेंट दे रखा है, अब मुझके इसके पीछे जो रीजन है वो एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों होगा क्या, जब मैं इसको एसिडिफाई कराऊंगा इसका मतलब H+ होगा वहां पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं तो जो CrO2- है, ठीक है, जब H+ की प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Cr2O7 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो कलर होता है ना वो होता है मेरे पास येलो कलर, और इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर। तो बच्चों अगर मैं थ्योरी में इसको लिखूंगा, थ्योरेटिकली लिखूंगा, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, व्हेन सोडियम क्रोमेट, ठीक है बच्चों, सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, its color is changes from yellow to orange due to the due to the conversion of conversion of chromate into dichromate, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्रोमेट है ना ये, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, जब मैं इसको एसिडिफाई करता हूँ, किसको, सोडियम क्रोमेट को।
ठीक है ना बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ आया होगा, और इस स्टेटमेंट का ये एक एक्सप्लेनेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन जितना अच्छा हो सकता है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है ना। अब जो नया ठीक है बच्चों, तो बच्चों दूसरा स्टेटमेंट करते हैं। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्यों? मेरे को एक्सप्लेन करना है ये कि क्यों होते हैं ये। ठीक है ना बच्चों, तो एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो जिंक है ना, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैविंग fully filled fully filled d orbitals in their electronic configuration due to which due to which there is there is no unpaired electron, no unpaired electrons are present due to which it due to which they so very weak metallic bonding। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, ये जिंक हो गया और कैडमियम हो गया और ये मरकरी हो गया। ठीक है, इनके ना जो फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और उसकी वजह से वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, तो इसकी की वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि जिसकी वजह से क्या होते हैं, दे आर दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है ना बच्चों, यही रीजन है कि इसकी वजह से क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, वो देखते हैं। अब इसमें बोला है कि बच्चों की बाय why is permanganate titration not carried out in presence of HCl। ठीक है, कि परमैंगनेट टाइट्रेशन हम क्यों नहीं कराते HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है। पता है क्यों नहीं कराते? क्यों? क्योंकि देखो ये होता है मेरे पास परमैंगनेट। ठीक है, जब मैं इसको HCl की कांटेक्ट में लेके आता हूँ, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये Cl माइनस साइन का जो है, जो क्लोराइड आयन है ना, ये जो क्लोराइड आयन है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, Mn2 प्लस में। ठीक है, Mn2 प्लस में, और ये Cl2 में गैसियस फॉर्म में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी कि व्हेन पर मैग्नेट is titrated in presence of HCl, then permanganate oxidizes Cl minus ion to Cl2 and reduce itself from Mn plus 7 to Mn plus 2। तो ठीक है ना बच्चों, तो ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से मैं परमैंगनेट को क्या करूंगा, टाइट्रेट नहीं कर सकता, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो वही जो बोला था कि हम क्यों परमैंगनेट का टाइट्रेशन नहीं करा सकते इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, और ये इसका क्या है,
इस स्टेटमेंट का ये राइट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैंने इस लेक्चर में अपनी पूरी कोशिश की आपको चीज़ें समझानी थी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जो भी नया लेक्चर आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों अपना जो लेक्चर है वो यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।